प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स को हम शामिल करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले मखसूस निशिस्तों पर पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का टकराव। हुकूमत ने तरमीमी बिल पास कर लिया, फहरिस्त नहीं तो निशिस्त नहीं। 22 करोड़ अवाम का फैसला 17 जजेस को नहीं करने देंगे। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कौमी असम्बली में वाज़ेह खिताब। ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। मखसूस निशिस्तों का सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुजव्वज़ा बिल की मंजूरी के बाद काबिल अमल होगा या नहीं। दूसरी तरफ भारत के कश्मीर के खिलाफ कब्जे की करारदाद मंजूर। महमूद खान अजगज़ई की मुखालफत। अहम तफसीलात शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे बांग्लादेश में सियासी बहरान जारी। तलबा तहरीक की धमकी के बाद सदर ने पार्लियामेंट तहलील कर दी। तलबा ने अबूरी हुकूमत के लिए नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर यूनुस का नाम पेश कर दिया। दूसरी जानिब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरबराह खालिदा जिया रहा। अवामी लीग के रहनुमाओं के घरों पर हमले। सेक्रेटरी जनरल का होटल नजरे आतिश। 24 हलाक, मुतादिद जख्मी। बांग्लादेशी आर्मी में भी बड़े पैमाने पर तब्दीलियां। इंटेलिजेंस चीफ बरतरफ। नई हुकूमत किसकी हो सकती है, इन मुमकिनात पर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पूरी दुनिया के मुकाबले में पाकिस्तान में बिजली महंगी। IPPs को 480 अरब रुपए की अदायगियों के स्कैंडल ने इसहाक डार का पीछा ना छोड़ा। नैब 9 बरस गुजरने के बावजूद तहकीकात मुकम्मल करने में नाकाम। वापडा मुलाजमीन को 15 अरब रुपए की मुफ्त बिजली मिलने का इंकशाफ। लाहौर शादरा में बिजली चोरी करने वाले ककिज़ई मोहल्ले की खवातीन ने उल्टा वापडा वालों की बर्तनों से पिटाई कर दी। सक्खर में बिजली चोरी के लिए कुंडा लगवाने के लिए दीवारों पर मोबाइल नंबर लिख दिए गए। सेनेट पावर कमेटी में होने वाले तमाम अहम इंकशाफात आज आपके साथ शेयर करेंगे प्रोग्राम में। और क्लास साहब, वैसे तो हमने बांग्लादेश की जो सिचुएशन है उसके ऊपर बात करनी है क्योंकि बहुत अहम डेवलपमेंट्स इन 2 दिनों में हमने देखी और बड़े शॉर्ट टाइम पीरियड में एक पूरी सिचुएशन जो है वो अपसाइड डाउन हो गई अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम जो हमारे मुल्क में हो रहा है और ख़ास तौर पे ये जो एक कोलिजन मुमकिन हमें नज़र आ रहा है सुप्रीम कोर्ट का और पार्लियामेंट का, और फिर ये आज़म नज़ीर तारड़ साहब के जो बयानात हैं दे वेरी स्ट्रेट। जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम कानून साजी का इख्तियार अनइलेक्टेड लोग नहीं कर सकते और इन 17 लोगों को हम इख्तियार नहीं दे सकते, तो ये तो एक बहुत हार्ड लाइन है जो वो ले रहे हैं। और अपोजिशन दूसरी तरफ एहतजाज करने की बात करिए। सो हाउ विल इट, ये बड़ा क्लियर है कि आज जो उन्होंने मेरे ख्याल बड़े अरसे बाद कोई ऐसा बिल बना है कि जो किसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अनडू करने के लिए लॉ में चेंजेस किए गए हैं। मुझे रिसेंट पास्ट में तो कोई ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती, इसमें मुझे नहीं याद आ रहा कि हुई होंगी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हो और उसके खिलाफ पार्लियामेंट में कोई लॉ बनाया गया हो उसको अनडू करने के लिए। कम से कम रिसेंट मतलब ईयर्स में तो कोई ऐसी मिसाल नहीं। सो इट्स ए बिट सुप्रीम कोर्ट के लिए भी बड़ा मेरा ख्याल है एक रूड एक उनका रिमाइंडर होगा कि हमारा जो फैसला था वो नहीं माना गया और उसको कानूनी तौर पर उन्होंने डंप कर दिया। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा ये ब्लेम लेना चाहिए कि जो उन्होंने PTI के सर्कल को खुश करने की कोशिश की है ये कह कर के जनाब कि हमारे फैसले की इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं हुई थी। यहाँ से शुरू हुआ ना कि हमने तो कहा था, हमने तो नहीं रोका था उनको कि पार्टी भी है, इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, सिंबल वगैरह की बात। तो मैंने उस पर भी पहले ये बात हो चुकी है कि आपको मतलब कितना इलेक्शन कमीशन और ये सुप्रीम कोर्ट आमने सामने ही है कि कुछ ज़्यादा फासला तो नहीं है। मतलब आप डिस्पैचर को कासत भेज देते कि भाई साहब आप गलत किस्म की इंटरप्रिटेशन करें, बुला लिया जाता। किसी उसमें इतनी पटिशनें रोज़ डाली जाती हैं, PTI के दीगर लोग डालते हैं, किसी को कह दिया जाता भाई साहब आप पटिशन डालें, या सुप्रीम कोर्ट खुद इस पर नोटिस लेती है हमारे फैसले की गलत तशरीह कैसे की जा रही है। आपने फिर आपके जहन पे ये था कि हमारे फैसले की गलत तशरीह की है, लिहाजा अब हम इसकी ठीक तशरीह करेंगे। तो ठीक तशरीह में मतलब उनके साथ जाती हुई ठीक और सही तशरीह के दरमियान में पता नहीं मुल्क में क्या क्या कुछ नया कानून बन गया ना अब, जहाँ पे ये लूज बॉल कह लें, जो मैं समझता हूँ लूज बॉल के, इन्हें उसी वक्त फैसला जो है इन्होंने क्लियर फैसला देना चाहिए था। जब PTI के लोग गए थे इनके पास, ये हमारा बल्ला भी ले लिया है, हमारे चेयरपर्सन भी नहीं है, हमारे और भी बहुत सारे मसाइल हैं, तो उस पर उन्होंने कहा आपने वायलेशंस की हुई हैं, आपने इलेक्शन नहीं करवाया, इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करवाया, तो हमारा क्या कसूर है। इलेक्शन कमीशन के अपने लॉज हैं, 1 साल से आपको कह रहे थे तो वो जाने और आप जाने। और वही फैसला जो है फिर हमने देखा कि उन्होंने भी अपील किया वहाँ से, उधर से बाकी इदारों से, उसमें उस इंस्टीट्यूशन से भी उनको ये सपोर्ट मिली या अदलिया से मिली। सो उस वक्त चुप करके बैठे रहे। जब ये टाइम था उस वक्त बोलने का, वो नहीं बोली सुप्रीम कोर्ट। और 3 महीने बाद वो कहते हैं जनाब ये गलत हुआ था सारा, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने दोबारा अपनी उन्होंने तशरीह भी की थी, प्रेस रिलीज दी थी कि कोई हमने गलत काम नहीं किया हजूर, हमने आपकी जजमेंट को सामने रख कर ही हमने उस पर ये फैसला किया था, वट एवर, खैर हो गया। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो उन्होंने की हैं जहाँ पे मेरा ख्याल है मौका मिला है पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट
पे वो करने का, वार कहें या वटेवर जो भी कहें, करेक्शन कहें, कि उन्होंने जो दो चीज़ें की हैं कि आप इनको एक पॉलिटिकल पार्टी भी है और इनको सीटें भी दें, तो उस पर वो कहते हैं आज़ाद अरकान जो है वापस जा सकते हैं। अब वो ये कहते हैं कि ये बातें कानून में, आइन में कहीं नहीं लिखी हुई, आपने कैसे फैसले कर दिए हैं? जो ये बात कह रहे हैं, हुकूमत कह रही है कि ये तो कानून आइन में नहीं है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक उन्होंने अपनी तरफ से नया कानून बना दिया है। वो ये कह रहे हैं ना कि रीराइट करना और तशरीह करना, देयर टू डिफरेंट थिंग्स। वो ये तशरीह कर सकते हैं ना आप उसमें नया कानून तो नहीं बना सकते, कोई नई शिक तो नहीं डाल सकते। उनका ख्याल है हुकूमत का, गला ये सही कहते हैं जनाब, इन्होंने शिकें डाल दी हैं। इससे पहले उमर बंदियाल साहब ने काम किया था, जब वहाँ पे आपको याद होगा ये हमजा शहबाज के खिलाफ वो आ रही थी, उनके उस वक्त तहरीक अदम एतमाद आ रही थी परवेज अली साहब के अगेंस्ट वगैरह। उस वक्त इन्होंने 20 अरकान को रोक दिया था कि इनके वोट काउंट नहीं होंगे। उस वक्त भी ये बात की गई थी कि सर वोट डालने दें, उसके बाद डिस्क्वालीफाई होंगे। आइन ये कहते, उन्होंने कहा नहीं ये वोट ये काउंट ही नहीं होंगे। वो भी एक गलत फैसला था उनका, मानेंगे तो नहीं सारे कि आप उनको किसी मेंबर को नहीं रोका जा सकता कि वोट वो ना डाले। हाँ, वो गलत साइड पे डाल रहा है, पार्टी का अहकाम नहीं मान रहा, कल के उसके अगेंस्ट वो हैं, वो ला हैं। एक दफ़ा एक्सरसाइज तो करने दें। अब ये वही काम है कि पार्लियामेंट के जनाब 17 जजेस हैं, इनमें से 5 लोग जो है ना ये अपनी जजमेंट में वो नहीं कर सकते, अपना वोट नहीं डाल सकते, ये अपनी राय नहीं दे सकते। सुन सकते हैं केस, लेकिन उसमें अपना ये काउंट नहीं होंगे कि इनकी राय नहीं शुमार होगी कि ये बिल के या किसी फैसले के अगेंस्ट है या नहीं है। तो उमर बंदियाल साहब ने काम शुरू किया। अब यहाँ पे मौजूदा हम देख रहे हैं कोर्ट में ये काम हुआ, जिस पे आया भी है, आपने सुना भी होगा कि 8/5 का है। सो हुकूमत ने ये काम किया है, मेरा ख्याल है लूज बॉल जो है वो वहाँ से हुई है। उन्होंने जिस तरीके का उन्होंने फैसले दिए हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा लेना चाहिए। फैसले आ चुके हैं, हम बात कर सकते हैं कि इतनी कन्फ्यूजन आप फैलाएंगे ना तो ये फिर ये मुल्क आइन और पार्लियामेंट फिर आप एक दूसरे से लड़ेंगे। आपने पीटीए के हक में फैसला देना था, उस वक्त देते, डट के देते, उनको पार्टी मानते, उनको वो सिंबल नहीं मिल रहे थे, वो दर बदर फिर रहे थे आपके पास, उधर पिशावर जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं, उस वक्त तो आपने कोई ऐसी बात नहीं की। अब सारी चीज़ें आ गई हैं। और तीसरा, ये हुकूमतें जो हैं वो कोई भी हुकूमत रही है, सुप्रीम कोर्ट से हमेशा लड़ाई होती है उसकी। बेनजीर भुट्टो साहबा की भी हुई, उनकी चीफ जस्टिस शहजाद अली शाह साहब से हुई, नवाज शरीफ साहब की सबसे ज़्यादा होती हैं, हर दौर में हुई हैं इनकी लड़ाई। कौन सा ऐसा चीफ जस्टिस होगा, मासी जस्टिस चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह साहब, उनके अलावा सबसे इनकी लड़ाई फटे रहे, क्योंकि चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह ने इनकी 93 वाली हुकूमत डिसमिस हुई थी, शाह खान साहब ने की थी, उन्होंने बहाल करके दी थी, जिसमें बेनजीर भुट्टो ने कहा था चमक ने काम दिखाया, या पंजाब के जो ये वज़ीर आज़म के लिए कुछ और कानून है, लड़काना के लिए और कानून है, ये बेनजीर भुट्टो साहबा कहती थी। अदरवाइज तो उनके सारे अभी भी जैसे पीपल्स पार्टी साथ खड़ी है, वो तो इस साइड पे खड़ी है ना, सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट खड़ी है ना। जी, मतलब हुकूमत के साथ खड़ी है अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट। उस वक्त इनकी लड़ाइयाँ थी ना, उस वक्त बेनजीर भुट्टो पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ साहब लड़ते थे ना, उस वक्त एक दूसरे पे इल्जामात लगाते थे अदलिया के हवाले से। फिर इसके बाद उनकी आने वाले जजेस के साथ लड़ाई रही हैं। फिर चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात रहे, उन्होंने बड़ा नवाज शरीफ साहब को फेवर की थी, इनको दोबारा 10 साल बाद इनके केसेस सारे ख़त्म कर दिए थे और दोबारा इनको लड़ने के उनको इजाज़त मिल गई। जो माजी में सुप्रीम कोर्ट के बेनिफिशरीज भी हैं, सुप्रीम कोर्ट से लड़ते भी रहे हैं। तो लिहाजा अभी एक लड़ाई वो अफोर्ड कर सकते थे, उन्हें लगा है कि बेंच वहाँ तकसीम है वहाँ सुप्रीम कोर्ट का, तो हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, हुकूमत ने फ़ायदा उठाया। और मुझे नहीं पता कि ये फैसला, मुझे तो नहीं लगता कि हुकूमत मानेगी। आने वाले दिनों में आगे मंसूर अली शाह साहब ने चीफ जस्टिस बनना है, ये लड़ाई बढ़ेगी, क्योंकि उनके लिए भी अपनी ये ईगो का मसला होगा कि हमारा अक्सरियत एक फ़ैसला था, हुकूमत ने नहीं माना। सो आने वाले चीफ जस्टिस जो है मंसूर अली शाह साहब, उनके और हुकूमत के दरमियान अभी से मेरा ख्याल है एक कन्फ्लिक्ट की बुनियाद रख दी गई है। और क्लास साहब इसमें मजीद भी डेफिनेटली बात होनी है कि ऑपोजिशन जिस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही है, तो वो फिर एक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी इसके ऊपर। एंड देन सुप्रीम कोर्ट के लिए अगर ऑपोजिशन को हम इग्नोर भी करें, अपने डिसीजन को इस तरह से रिवर्स करना, वो क्या मुमकिन है कि ये हो सकेगा। लेकिन अभी हम बांग्लादेश की अगर सिचुएशन पे जाएं कि जो वहां पे डेवलपमेंट हुई है इन 2 दिनों में, और फिर हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो इंडिया का मीडिया है वो बात कर रहा है, 3 मुल्कों की इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहा है, जैसे पाकिस्तान की बात हो रही है, चाइना की बात हो रही है, सऊदी अरब की बात हो रही है, अमेरिका की भी हो रही है। अब इस सारी सीए का नाम भी लिया जा रहा है कि सीए, आपको तो दुनिया भर में कुछ भी हो कहते सीए तो जरूर होगी। सो ये जो इल्जामात लग रहे हैं इन दी गिवन सर्कमस्टांसेस जो इस वक्त बांग्लादेश में हो रहा है, इसके रिपरकशंस क्या देख रहे हैं और किस तरह की सिचुएशन डेवलप होता हुआ देख रहे हैं?
मैं उसको ज़रा 2-3 दिन से हम सारे फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ मैंने देखी, पाकिस्तानी मीडिया इतना इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा बांग्लादेश के अफेयर्स में हमारे, जबकि इंटरनेशनल मीडिया ने मतलब एंकर्स हूँ, हमारे टीवी चैनल्स हूँ, मेन शोज़ हूँ, यूट्यूबर्स हूँ, कुछ कर रहे होंगे, लेकिन वो इंटरेस्ट आपको यहाँ नज़र नहीं आ रही यहाँ पे कि एक होते ना कि बांग्लादेश में इतनी बड़ी हमारा एक हिस्सा रहा है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है, बल्कि पाकिस्तान की बुनियाद जो है 1906 में ये ढाका में रखी गई थी, मुस्लिम लीग की बुनियाद वहाँ पर बनी थी पाकिस्तान बनाने की। सो ओरिजिनल पाकिस्तान तो वो था, अगर देखा जाए वहीं से सारी स्ट्रगल शुरू हुई, मेन लीडर्स तो वहीं से थे, और फिर बाद में जिस तरह के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए 71 के, वो अपनी जगह पे। सो एक हमें थोड़ा सा या तो ये समझा गया है कि जनाब कि अगर हम थोड़ी सी इंटरेस्ट शो करेंगे तो इंडियन मीडिया को या बांग्लादेश में जो एलिमेंट्स हैं जो समझते हैं कि फ़ॉरेन कोई इसमें कोई पावर्स हैं, फॉरेन एलिमेंट्स हैं, उनको हवा मिलेगी। लिहाजा आप नोट करें बांग्लादेश में जो कुछ भी होता रहा है इन 15 सालों में, हसीना वाजेद साहबा के दौर में, जब जमात इस्लामी के लीडरों को, खालिदा जिया की ये पार्टी के लीडरों को सजाए मौत दी गई, जेलों में रखा गया, उनको मतलब उम्र कैदें दी गई, ह्यूमन राइट्स अब्यूजेज हैं, बड़ी उनके साथ सख्तियाँ की गई थी। जमात इस्लामी के लोग थे और प्लस जैसे मैंने कहा खालिदा जिया की पार्टी के लोग थे जो साबिक वज़ीर आज़म थे, खुद उनको सजा दी कि वो जेल में थे, उनके बेटे को सजाएं दी गई। हमने कभी इस पर कोई कंसर्न ज़ाहिर नहीं की। पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस 15 सालों में चुप रहा है, आप उठा के देखें, कभी पार्लियामेंट में बात नहीं हुई, कभी इन पे फांसियों पे कभी कोई जिक्र नहीं किया गया, कभी यहाँ पे कोई इंटरनेशनल लेवल पे हमने रोला डालने की कोशिश नहीं की कि वो लोग, उन पर इल्ज़ाम ये था जिनको फांसियाँ दी गई थी कि ये पाकिस्तान के दोस्त थे। 71 में ये पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर ये जो बंगालीज जो थे वो लड़ रहे थे जो अपने उसके लिए, इन्होंने उनका साथ दिया था, इसको मगरबी पाकिस्तान का साथ दिया, तो उन पर इल्ज़ाम ये थे जिनको फांसियाँ दी गई थी, और इन्होंने उनके साथ मिलकर बंगालीज के साथ जुल्म किए, तशद्दुद किए, वटेवर। हमारी तरफ से कहीं से चूं भी नहीं हुई इन 15 सालों में, जिस पे बहुत सारे लोग कंसर्न भी थे कि यार कि आप लोगों के साथ खड़े थे, आपको कम से कम ये मामला उनके साथ उठाना चाहिए था। अगर हसीना वाजेद नहीं मान रही थी, आपको यूएन में जाना चाहिए था, आपको फोरम थे, OIC थी, चुप रहे हैं। वजह कि अगर हमने कोई बात की तो जनाब के वहाँ पे पाकिस्तान और उनके तल्लुकात खराब होंगे और हमारे लिए मसले होंगे, लिहाजा वहाँ फांसियाँ लगती रहीं, लोग सफ़र करते रहे इन द नेम ऑफ पाकिस्तान। हमारी साइड से कभी आवाज़ नहीं उठाई होगी, मैंने तो कभी नहीं सुनी, ना फॉरेन ऑफिस ने उठाई, ना प्राइम मिनिस्टर हाउस ने, ना पार्लियामेंट में। अभी भी वही हम देख रहे हैं, एटीट्यूड वही रखा जा रहा है कि हमने चुप रहना है, कि बांग्लादेश इज अ वेरी सेंसिटिव इशू। हम अगर बात करेंगे तो वहाँ पे मौका मिल जाएगा उनको कि आप देखें पाकिस्तान जो है ना अभी भी हमारे मामला, तो बात ना करने का कोई फायदा नहीं हुआ। इनको इससे क्या फर्क पड़ना था, हमारी रूलिंग लीड थी या हमारे ये लोग थे, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, फांसियां तो वो लोग लग रहे थे इन द नेम ऑफ पाकिस्तान। कमिंग टू द पॉइंट, उसके मुकाबले में इंडियन मीडिया उठाएंगे टेक ओनरशिप ओनरशिप। इस वक्त जितनी लड़ाई बड़ी वो लड़ रहा है, इंडियंस के चैनल्स पे लड़ी जा रही है, इंडियंस के चैनल्स पे डिबेट्स हो रही हैं, वहाँ पे कंसर्न का इजहार किया जा रहा है, और ये नाम जो बताए जा रहे हैं ये सारे इंडियन चैनल से आ रहे हैं जी। और वहाँ से बाकायदा आपने सुना भी होगा कि उनकी पार्लियामेंट में उन पॉलिटिशियन जो है हुकूमत और अपोजिशन इस मामले पर एक हो गए जनाब, इसमें चाइना और पाकिस्तान इन्वॉल्व हैं, ये उन्होंने कह दिया है। साथ में कुछ ने कहा जनाब CAA भी होगी साथ में, तो उसमें किसी ने बड़ा खूबसूरत पॉइंट उठाया, मैं किसी उनकी डिबेट देख रहा था, तो उन्होंने जनाब अभी तो हसीना वाजेद साहब कुछ दिन पहले तो चाइना से होकर आए हैं, तो चाइना क्यों उनके खिलाफ वो कार्रवाई करेगा, मतलब क्यों करेगा। अच्छा, पाकिस्तान जो है क्या इतना पावरफुल हो चुका है कि जनाब कि वो वहाँ बैठकर कोई अपराइजिंग करवाए, स्टूडेंट्स को इकट्ठा करे, वो सड़कों पर लेकर आए, एहतजाज करवाए और फिर इसके बाद उनको टॉपल करा दे। अमेरिकन अपने फटू में फंसे हुए हैं, उनका अपना इस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं, उनके अपने खोलेंगे। हालत यह है कि ये ट्रंप पे अटैक होता है, वहाँ पे उनकी सीक्रेट सर्विस उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, सीक्रेट सर्विस की सरबराह को इस्तीफा देना पड़ गया, उसका उन्होंने कांग्रेस में नशर कर रहा है, उनको अपने सर की पड़ी हुई है। अच्छा, यूरोप है, वो UK वगैरह देखें या उस वक्त इवन यूरोप भी देखें, वो अपने ये मसलों में फंसे हुए, फसादात हो रहे हैं या रेशियल प्रॉब्लम आ रहे हैं, अपने इलेक्शन है। सो दुनिया को किसको फिक्र है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, उनको क्या फिक्र है इससे, मतलब पाकिस्तान को उस पर क्या फिक्र हो सकती है, और ये कैसे मैनेज कर सकते हैं, हमारी एजेंसी कैसे पेनिट्रेट करके स्टूडेंट्स को घरों से निकाल सकते हैं कि आप आए और हसीना वाजेद साहब के वो करें, या चाइना जो है वो कैसे कर सकता है। या मतलब एक और चीज़ बड़ा पॉइंट अहम था कि चाइना और अमेरिका की इतनी बड़ी खौफनाक किस्म की रिवलरी है दुनिया भर में, उनकी लड़ाइयाँ चलती हैं, 2 ब्लॉक बने हुए हैं, तो चाइना और अमेरिका वो बांग्लादेश पे एक हो गए। मतलब ये उनकी अक्ल की उनकी चीज़ें देखें जो सब उनको मतलब दुश्मन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जो दुश्मन हैं उनकी ऑलरेडी उनकी लिस्ट में उन्होंने सबको एक साथ US वैसे। अब सवाल ये है कि आप उनको अब उसमें बचाना किसको है, उन्होंने वो बचाने हसीना वाजेद साहबा को कि उनका अथॉरिटेरियन रूल था, उन्होंने अपने मुखालफिन को फांसियां लगाई, जेलों में डाला, मीडिया को उन्होंने कर्ब्स लगाए, उनके यहाँ ह्यूमन राइट्स अब्यूजेज हुई हैं, वहाँ बहुत बड़ी सख्तियाँ थी, जबर का एक माहौल था जो वहाँ नजर आए। ये पिछले जो इलेक्शन हुए 2024 वाले, ये तो खुद अब बांग्लादेशी में जर्नलिस्ट को सुन रहा था, वो कहते हैं सबसे ज़्यादा रिग्ड इलेक्शन थे, और प्लस वहाँ पे अपोजिशन ही नहीं थी। जो पिछली पार्लियामेंट जो आज उन्होंने डिजॉल्व की है, इसमें तो अपोजिशन के बंदे नहीं थे, तो अपोजिशन आपने खत्म कर दी, एक अथॉरिटेरियन रूल बना दिया
आपने सख्त पावरफुल ग्रिप रखी और उसके बाद लोगों को सांस लेने का मौका नहीं दिया। और बंगालीज पे रूल करना कोई आसान नहीं था। मतलब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ वेदर वी लाइक इट और नॉट हमारे साथ लड़ भिड़ के स्ट्रगल करके अपना बना लिया ना मुल्क उन्होंने। 1906 में क्या में पाकिस्तान की बुनियाद रखी तो उन्होंने 47 में ले लिया ना। मेन एफर्ट्स आज भी जो है, मतलब पाकिस्तान बनाने वाले ये जो इलाके थे, यहाँ पे तो ये पंजाब में तो यूनियनिस्ट की हुकूमत थी, वहां पे आपको ये KPK में वो करना पड़ गया था, वहां पे आपको रेफरेंडम करना पड़ गया था। सिंध में जो है GM सैयद साहब ने उन्होंने करारदाद पेश की थी। जो मौजूदा पाकिस्तान है, नो ऑफेंस, ये तो एक्टिवली इतना इन्वॉल्व नहीं था ये पाकिस्तान मूवमेंट में। सारे या तो इंडिया के इलाके हैं, यूपी वगैरह, वो सारे ज्यादा थे। ये बंगाल जो है वो सारे का सारा, या हमारा ये उसका नादर आप उसमें कह लें हिंदुस्तान वगैरह, ये मेन इलाके थे ना। तो जो पाकिस्तान बनाने वाले इलाके थे वो तो यही थे जो आज का बांग्लादेश है। अब उन लोगों को आप रूल करना चाहते हैं पावर के साथ, गन के साथ और अथॉरिटी के साथ, और हसीना वाजिद साहबा ने किया। और 15 साल बड़ा टाइम होता है कि लोग तंग आ जाते हैं। सो वो बचाना चाहते हैं हसीना वाजिद साहबा के उस अथॉरिटेरियन रूल को कि इनका कोई कसूर नहीं है, इन्होंने जमहूरियत नहीं रहने दी, इन्होंने ह्यूमन राइट्स का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। अपने मुखालफिन हूँ या दोस्त जो भी हूँ, इन्होंने उनको उस पर किया। उनकी गलती बचाने के लिए नो दे आर ये फाइंडिंग उसमें एक्सक्यूजेज। और आपको पता है हमेशा यूजुअल सस्पेक्ट कौन होता है? वो पाकिस्तान होता है। दुनिया में कहीं भी पटाखा बाज जाए, कोई बंदा बाथरूम में गिर जाए, कोई जाते हुए पाँव फिसल जाए, किसी को सिगरेट पीते हुए उसको याद ना रहे कि मेरी उंगली में मैंने बहर फेंकनी है, कोई मुंह पे लग जाए, सारा हमारे कसूर होता है। अच्छा, हमारे भी बहुत सारे कारनामे करतब हैं, करिश्मे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमने भी वो कहते हैं कोई नहीं, वो कहते हैं कोई शहर के लोग भी जालिम सन तो कोई सानू मरण का शौक भी सी, हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन इतने भी हम पावरफुल नहीं हो गए कि इंडिया में कुछ भी हो रहा है हमारा कसूर है, अफगानिस्तान में हुआ हमारा कसूर है, फिर बांग्लादेश में हुआ, दुनिया भर में, ब्रिटेन, USA, मतलब पूरी दुनिया में। भाई साहब इस वक्त हम अपने मसलों में फंसे हुए हैं, हमसे अपना घर नहीं संभाला जा रहा। आप हमारे पे इतना भी बड़ा हमें बदमाश ना बना दें कि पूरे खित्ते में हम ही हम हैं और हमारी वजह से हुकूमतें बदलती हैं। हमने हसीना वाजिद साहब को वो कर दिया, टॉपल करवा दिया, हमने इतने लाखों स्टूडेंट सड़कों पर लेकर आए। ये जरूर है कि जो स्टूडेंट्स निकले हैं, एक बार जो कहते हैं लॉस्ट स्ट्रॉ ऑन कैमल्स बैक, जो 15 साल के रूल का अथॉरिटेरियन था, जबर था, ये उसका नतीजा है कि लोग निकले हैं। ये कोटा सिस्टम वाज द लॉस्ट स्ट्रॉ। लोगों के पीछे 15-20 साल की वो हेट्रेड खड़ी हुई है, तशद्दुद खड़ा हुआ है, जुल्म सितम खड़ा हुआ है। ठीक है, मानते हैं कि हसीना वाजिद साहब ने मुआशी तरक्की भी दी, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने लोगों के लिए मतलब एक बिजनेस भी दिया, फॉरेन एक्सचेंज ऊपर चले गए, बहुत ज्यादा उनका। लेकिन देयर इज अ लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस होल सिचुएशन ना। 17 साल एक जगह पर 15 साल हुकूमत करना और फिर ऑपोजिशन को बिल्कुल खत्म कर देना, तो जाहिर है वो किसी किस्म की। और हमारे लिए इसमें सबक है। मैं फिर कहता हूँ कि मुआशरों को इतना भी उनका अथॉरिटेरियन तरीके से ना उन पे कंट्रोल करें कि आप सारी चीज़ लोगों को बोलने ना दें, लोगों को एक्सप्रेस ना करने दें, लोगों पे पर्चे कर दें, मुकदमे कर दें, और फिर एक ताकत के साथ, पावर के साथ उनको कुचल कर रख दें और कोई अपोजिशन ही ना रहे। हमारे लिए लेसन हैं कि लोगों को बोलते रहना चाहिए, रिएक्शन आता है, लोग थोड़े से बोलते रहें, अपना इजहार करते रहें। वो कहते हैं ना ये प्रेशर कुकर जो होता है कि उसकी जब तक सीटी नहीं बजती ना, उसको उसके बाद समझदार जो खतून जो कुक होते हैं उसको पता जब सीटी बज गई है, अब मैंने इसको प्रेशर कुकर को वो रिलीज करना है, इसका जो स्टीम है मैंने निकलने देना है। सो अच्छे मुआशरे वही होते हैं जमहूरी जो चलते हैं लॉन्ग टर्म, के मुआशरों के अंदर जो डिबेट है, यहाँ पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, एक मतलब है उसको निकलते रहना चाहिए। लोगों को बिल्कुल कर्ब कर देना, आज़ादियाँ खत्म कर देना, एक हद तक तो लोग बर्दाश्त करते हैं, बट वन डे कुछ छोटा सा भी एक ट्रिगर करता है वाकया और पूरे का पूरा मुआशरे को जला देता है। बांग्लादेश की जो क्लासिक एग्जाम्पल है आपकी। सो पाकिस्तान में जो हमने अगली सेगमेंट में बड़ी अच्छी स्टोरी करनी है और उसके लिए मैं टाइम चाहिए, तो क्विकली मैं अगर आपसे पूछूं, डॉक्टर यूनुस साहब का जो तलबा जो हैं वो कह रहे हैं उन पे उन्होंने इस पूरे डिफिकल्ट सिचुएशन में उन पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो वाई डॉक्टर यूनुस? डॉक्टर यूनुस एक तो नोबल एक उन्होंने प्राइज विनर हैं, फिर उन्होंने बैंक का जो कंसेप्ट दिया, सोशो इकोनॉमिक बड़ी चेंजेस लेकर बांग्लादेश में, वो मॉडल ऐसा था पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया गया कि गुर्बत ख़त्म करने का मॉडल जो उन्होंने दिया था बैंक के जरिए, उन्होंने स्मॉल इंडस्ट्री या स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री के लोगों को उन्होंने एम्पावर किया। सो उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है। उनको भी हसीना वाजिद साहबा ने चंद महीने पहले उन पे करप्शन के इल्जाम लगा के जेल में डाला हुआ था, उनको भी सजा दिलवाई, जो बांग्लादेश का फेस था, जो मतलब है उनको टैगोर के बाद उसको रविंद्रनाथ टैगोर ग्रेट पोएट अगर ऑफ कोर्स बंगाली जबान के और नोबेल प्राइज विनर भी थे, उनके बाद अगर किसी को बड़ा इनाम मिला तो वो उनको यूनुस साहब को मिला। उनको भी हसीना वाजिद साहबा ने जेल में डाला हुआ था, वो अभी भी जेल में थे कुछ अर्सा पहले तक। तो लिहाजा उनकी एक रिस्पेक्ट है, इज्जत है, एंड ही इज द सिंबल ऑफ एक रेजिस्टेंस डिफेंस अगेंस्ट हसीना
वाजे। सो जितने प्रोटेस्टर हैं, जितने लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, वो उनको अपना हीरो मानते हैं कि ही वाज द वन जो हसीना वाजे साहबा की जेल में पड़ा रहा है और जिसने हमारे लिए, गरीबों के लिए इतना कुछ किया, और हसीना वाजेद ने उनको भी जेल में डाल दिया। सो ये एक और मैसेज भेजना चाहते हैं हसीना वाजेद साहबा को, जो बाहर चली गई, जो इंडिया के लिए प्रॉब्लम बन गया है, कि जनाब आपने जिस बंदे को जेल में डाला हुआ था, आपकी जगह वही हेड करेगा हुकूमत को। सो इट्स अ लाउड मैसेज फ्रॉम द स्टूडेंट्स कैंपेन कि उस बंदे को हम लीडर बनाएंगे, उस कुर्सी पे बिठाएंगे जिस पे 2-3 दिन पहले हसीना वाजेद साहबा बैठे थे, जिस कुर्सी से उन्होंने इसको मोहम्मद यूनुस साहब को जेल में डाला। सो इट्स ए मैसेजिंग। अगर मुझसे पूछें कि मैसेज भेजा जा रहा है कि हम उसको करेंगे, अभी आज टाइम नहीं है, नहीं तो हम बताते हैं कि इंडिया इस वक्त कितनी मुश्किल का शिकार है, वो फंस गए हैं कि हसीना वाजेद साहब का हमने क्या करना है, इनको रखना है और कहाँ जाएंगे, कि दुनिया का कोई मुल्क उनको लेने को तैयार नहीं। अपने अंदर डिबेट शुरू हो गई है कि जनाब के यहाँ पे स्टूडेंट जब सड़कों पे हैं, क्या हमें अफोर्ड कर सकते हैं कि हजारों लाखों जो आपके वो हैं बांग्लादेशी जो है इस वक्त जो उसे नफरत करते हैं, लड़ रहे हैं, जो 300-400 बंदे उन्होंने मार दिए वहाँ पे, क्या उसको हमें अपने पास रखना चाहिए? रखते हैं तो स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे, नहीं रखते तो फिर अवामी लीग के साथ बड़ा तल्लुक रहा है इनका। कि इसका, क्योंकि अब ये लगता है कि ये इंस्टेबिलिटी थोड़ा टाइम चलेगी अगर चीजें बहुत जल्दी जो मासेस हैं उनकी अकॉर्डिंगली नहीं चलती। इसके ऊपर प्रोग्राम करते रहेंगे, बात करते रहेंगे। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे जो कायमा कमेटी एनर्जी की मीटिंग थी, उसमें क्लास साहब खुद मौजूद थे और वहाँ पे कुछ IPPs मुआहदों को लेकर और इसके अलावा जो बिजली के मामलात हैं उसके बारे में कुछ इंकशाफात हैं, वो जरा डिस्कस करेंगे क्लास साहब से, क्योंकि खुद मौजूद थे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक क्लास साहब। हम बात करेंगे, आज आप इस मीटिंग में मौजूद थे, सेनेट पावर कमेटी की मीटिंग थी और इसमें बिजली को लेके हमारी जो कंजम्पशन है, पैदावार है, सोलर से लेके तमाम मामलों को डिस्कस किया गया। फिर जो इस वक्त हम जिस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, उस सिचुएशन के जिम्मेदार जो अनासिर हैं उसके ऊपर बात हुई। ज़रा बताइएगा क्या हुआ इस मीटिंग में? आज मीटिंग में मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ हमारे शानदार रिपोर्टर इमरान मगराना साहब भी थे। तो मैं भी अब जाता हूँ 3 घंटे, हमने बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग पावर पे थी ये स्टैंडिंग कमेटी की, और ऑल पावरफुल पीपल वहाँ पे आते हैं। उसमें ये सरदार अवैस खान लगारी साहब आए हुए थे, फिर उसके बाद ये राशिद लंगड़ियाल साहब जो सेक्रेटरी ये वाटर एंड पावर हैं वो थे, उनके साथ कैपको वो भी अफसरान थे। तो सेनेटर्स में वहाँ पे ये शिबली फराज साहब थे, मोहसिन अजीज़ साहब इसके वो चेयरमैन है कमेटी के, फिर ये आउन अब्बास बप्पी साहब हैं वो थे, और भी वहाँ पे डोमकी साहब थे। तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग। नहीं मस्त से, इससे पहले कि मैं थोड़ी सी तनकीद पे तो आऊँगा, मैं एक चीज़ जो अप्रिशिएट करनी शुरू में कर लेते हैं, क्योंकि बाद में थोड़ी तलख गुफ्तगू होगी कि इन्होंने अवैस लगारी साहब के बारे में मेरी कोई इतनी पावरफुल राय नहीं थी कि वो इतने उनको सब्जेक्ट पे कमांड होगी, वो इश्यूज़ को समझते होंगे, टेक्निकल इश्यूज़ को स्पेशली। तो मेरे ख्याल जितनी टेक्निकल उन्होंने अदरवाइज इस पावर सेक्टर पे ब्रीफिंग दी है उन्होंने, चलो राशिद लंगड़ियाल साहब की तो फील्ड है, एक ब्यूरोक्रेट है, पावर सेक्टर में वो रहे हैं, उनका काम है कि उन्होंने एक्सपर्ट होना चाहिए, ब्यूरोक्रेट है। तो लेकिन सियासतदानों की बड़ी कम ग्रिप होती है, वो जर्नल सी चीज़ें देखते हैं, जैसे हम सहाफ़ी देखते हैं ना, ओवरऑल बस सुन लिया, कर लिया, हाँ ठीक है। मोस्टली मेरा वज़ीरों के बारे में यही व्यू है कि वो आते हैं इतनी दिलचस्पी से वो नहीं करते, हमेशा अपने सेक्रेटरी को कहेंगे जी आप ब्रीफिंग दें या चीज़ें करें। सो मैंने अवैस लगारी साहब को देखा है, उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने ये ब्रीफ किया ये कमेटी को, मतलब विद कमांड एंड विद एक नॉलेज और अपनी इंफॉर्मेशन के साथ। हालांकि आई हैव बीन वेरी क्रिटिकल ऑफ हिम इन द पास्ट, बहुत सारी चीज़ें, अभी भी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे मेरा उनसे इख्तलाफ हुआ है, मैंने सुनी, क्योंकि मैं भी इस पावर सेक्टर को बड़े अरसे से हम भी इनको रिपोर्ट करें। बट आई मस्ट से कि उन्होंने वो कहते ना कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, तो कम से कम ये पावर सेक्टर में राइट मैन फॉर द राइट जॉब है। अवैस लगारी साहब को कहा जा सकता है कि उन्हें इशू का पता है, उनको मतलब ABCD उनको सारा इल्म है कि पावर सेक्टर क्या है, खराबियां क्या हैं, ठीक कैसे हो सकता है, या यहाँ पे जो रूलिंग एलीट कोई डंडियां भी मारती है, वो डंडियां भी कैसे मारनी है, वो उन्हें सारा पता है। वो आज उन्होंने पूरी अपनी कमांड उन्होंने शो की है। पहले तो मुझे शिबली फराज साहब मत से उनको भी बड़ा इस पे होल्ड है। शिबली फराज साहब ने बड़े आज टफ टाइम दिया, उन्होंने बड़ा मुश्किल टाइम दिया उन्होंने इनको, अवैस लगारी साहब को, राशिद लंगड़ियाल साहब। सेम गोज फॉर मोहसिन अजीज़ साहब। ये दोनों वो लोग हैं जो पावर सेक्टर को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। मोहसिन अजीज़ साहब ये PTI के जो दोनों PTI के हैं, वैसे इन्होंने ज़्यादा टाइम उनकी ब्रीफिंग पे लगाया। उन्होंने पास बप्पी साहब भी PTI, सो PTI वाले सेनेटर जो हैं वेरी एक्टिव टुडे, वो बड़े एक्टिव थे, उन्हें पता था आवाम का मसला है, और इसलिए भी ये ज़्यादा इन्होंने चढ़ाई की हुई थी, जो बनती भी है कि इनके दौर में IPPs नहीं लगे उस तरीके से। ये सारे IPPs या वो जरदारी बेनज़ीर भुट्टो साहब ने लगाए हैं या नवाज शरीफ साहब ने लगाए हैं। सो ये कह सकते हैं
क्लेम कर सकती है इमरान खान साहब और पीटीआई के भाई साहब इस गुनाह में हम शरीक नहीं है। इन्होंने फिक्स किया जब इनकी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने उसमें रेट बिल्कुल उसमें भी बात हुई। मुझे याद दिलाएगा मोहम्मद अली जो नया एनर्जी मिनिस्टर आकर लगे हैं ना, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट लगे हैं, अब इनका लगना भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है, कहानी, अभी टाइम नहीं है, मुझे कल याद दिलाएगा कि ये कैसे आए हैं कि इन्होंने तो ही सारी की सारी हाउस ऑफ शरीफ जरदारी साहब का कच्चा चट्टा किसने खोला था। अच्छा। ये जो आज सारा कुछ सुन रहे हैं ना कि इतनी महंगी बिजली हुई, कैपेसिटी चार्जेस दिए गए और बहुत सारे कुछ शरीफ फैमिली के हैं, कुछ उसमें कोई और लोगों के बड़े बड़ों के नाम आते हैं कि इन्होंने चाइना से जो सारी इन्वेस्टमेंट आई और जहाँ पे 2015 और 18 के दरमियान पाकिस्तान में भरमार की गई, उसका सारी जो रिपोर्ट लिखी थी ना वो मोहम्मद अली साहब ने लिखी थी। और उस रिपोर्ट में जो कच्चा चट्टा खोला गया है ना, वो ये कौम अगर पढ़ ले ना उर्दू में तो दिमाग इनका उड़ जाए कि कैसे कैसे हमारी रूलिंग एलीट ने इस मुल्क पे डाके मारे हैं। और वो रिपोर्ट लिखने वाले मोहम्मद अली साहब थे, जिनको अब वो बनाया गया है, ये वजीर बने हैं, ये एनर्जी के एडवाइजर लगे हैं या वटएवर, और उनको शहबाज शरीफ साहब नहीं लगाना चाहते थे। ये बड़े घर से उनको फोर्स किया गया कि इनको बनाए, और इन्हीं की रिपोर्ट की बुनियाद पे उस वक्त ये 2021 में मेरा ख्याल है जो इसके आईपीपीज के रेट्स रिवाइज किए गए थे ना, या उसकी वो कैपिंग की गई थी डॉलर की, तो मोहम्मद अली साहब की रिपोर्ट का भी बड़ा एक अहम रोल था। एक और भी रिपोर्ट थी जो हमारे दोस्त अरशद शरीफ ने वो की थी, आउट की थी, और वो रिपोर्ट इमरान खान साहब ने छुपा ली थी कैबिनेट में, इसको रिलीज नहीं करना। उस रिपोर्ट को बेस बना के फिर बाद में इनसे रेट जो है ना वो कराए गए थे, मतलब नीचे कराए गए थे या रोके गए थे, क्योंकि उसमें कहा गया था, ये रिपोर्ट सामने आ गई जिसमें इमरान खान साहब कुछ करीबी लोग भी थे, नदीम बाबर का नाम आता था, अमीर खुसरो को आता, वो क्या नाम है, वो थे खुसरो बुख्तियार साहब, मैं अमीर खुसरो कह गया हूं मैं, तो खुसरो बुख्तियार साहब थे, उनके नाम आ रहे थे, तरीन साहब के आ रहे थे, जो सारे के सारे करीबी थे कि वो बेनिफिशियरी आ रहे थे उस रिपोर्ट में। उस रिपोर्ट को उन्होंने छुपा दिया था, ओहो ये चाइना हमारा दोस्त है, चाइना फिर नाराज हो जाएगा, हम बात करते हैं, रेट रिवाइज करते हैं। सो उस रिपोर्ट को यूज किया गया था एज ए बार्गेनिंग चिप। अब वही मोहम्मद अली साहब जो हैं वो आ गए हैं। अब आई एम वंडरिंग कि शहबाज शरीफ साहब जब वो सारे लोगों को कैसे उनको बर्दाश्त कर रहे हैं और कितनी उनको स्पेस दी जाएगी मोहम्मद अली को कि वो ऑपरेट करें, जो बात आज उन्होंने अवैस लगारी साहब ने भी की। खैर इससे मैं आता हूँ बाद में, इस पर 3 घंटे की ब्रीफिंग थी। अहम चीज़ें कुछ और हैं। एक तो ये है कि जब इस मुल्क का ताजर खुद हुक्मरान बनेगा तो वो यही काम करेगा जो पावर सेक्टर में किए गए हैं। जब आपकी रूलिंग एलीट अपने फ्रंट मैनों के जरिए अपने ये फॉरेन वो इन्वेस्टर को आगे रख के पीछे खुद बैठे होंगे और दिखाया जाएगा कि जनाब ये हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। 8 बिलियन डॉलर के इन्होंने लगाए हैं यहाँ पे। आईपीपीज का कर्जा लिया गया चाइना से 2015 और 18 के दरमियान 8 अरब डॉलर। और जो बात है वहाँ पे की भी है, उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि इसके जरिए ओवर इन्वेस्टिंग की गई है। शो किया गया है कि हमने मतलब है ये सहीवाल वाला कोल प्लांट लगा, या वहाँ पे उसमें वो कहते हैं सैफ रहमान साहब का भी है जो कतर में बैठे बादशाह पैसे ले रहे हैं डॉलरों का, उनका भी एक प्लांट का कहा जाता है कि जनाब उनका भी कोई उसमें हिस्सा और उसमें सारी चीजें। इन्होंने अपनी ओवर इन्वेस्टिंग की है, इन्होंने ज्यादा लोन शो किए हैं कि हमने ये कर्जा लिया है, कर्जा लेके हम यहाँ पे कुछ सेटअप कर रहे हैं, हम लगा रहे हैं। अब आपको जो टैरिफ मिलना था, जो रेट बनना था, जो डॉलरों में मिल रहा था, वो था कि इसकी कैपेसिटी इस पे कितनी कॉस्ट है ये एक पावर प्लांट पे, वो उन्होंने ज्यादा शो कराई है। सही, मतलब 100 रुपए का प्लांट लग रहा था तो उन्होंने 150 200 उन्होंने दिखाई है, रुपए चले कह लेते हैं, डॉलर कह लें, तो उस पे इन्होंने टैरिफ लिया जो कि महंगा लिया कि हमने लोन लिया। बहुत सारे तो ऐसे भी थे, यहाँ पे सहीवाल के बारे में कहा जाता है जो प्लांट लगा है यहाँ पे, जिसका लगना ही नहीं चाहिए था कि आप कहाँ पे, ये कोस्टल एरिया में लगते हैं, आप वहां से उठा के और इसको इंपोर्ट पे लगा रहे हैं, आप इंपोर्ट किया मतलब इंपोर्ट हो रहा है कोयला, इसके लिए डॉलर वो अलहदा दे रहे हैं। जो बिजली का वो रेट है वो भी डॉलरों में है, पेमेंट भी डॉलरों में है, और जो कोयला मंगवाया जा रहा है वो भी डॉलरों में है। ये हमारे ये उसका नवाज शरीफ साहब के दौर में या शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ सहीवाल में लगवाया गया था, जिस पे बहुत सारे सवाल भी उठते हैं कि ओनरशिप इसकी किसकी है। सो इन्होंने ओवर इन्वेस्टिंग की है, रेट इन्होंने बहुत ज्यादा लगाए हैं, और उस रेट के बाद बिजली अब आपकी उससे ये बाहर निकल गई, और इसका कोई सलूशन आज जो मैंने गुफ्तगू सुनी है कोई सलूशन नहीं है। और जुल्म देखें जरा इस मुल्क के साथ, 39,000 इन्होंने इस वक्त आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 39,000, और हमारी डिमांड कितनी है 25,000। हमें 25,000 मेगावाट ये पीक पे चाहिए, मतलब जब बिजली बहुत ज्यादा इस्तेमाल मैक्सिमम 25,000 और कैपेसिटी हमारी 39,000। अच्छा, पहले ज्यादा थी 42,000 थी वो, अब अच्छा। कम होकर थोड़ी सी वो हो गई क्योंकि लोगों ने कोई 1-2 बंद भी हुए हैं इनके, कोई प्लांट वगैरह जब दबाव बढ़ना शुरू हुआ। एक्सेसिव कैपेसिटी एंड लो कंजम्पशन इज कॉस्टिंग अस। ये जहन में रखें कि जो आज बात राशिद लंगरियार साहब ने की है वो बड़ी सिंपल सी बात उन्हें समझे, देहाती अंदाज, वो जटाका स्टाइल है। वहाँ के भाई साहब ये जो बिजली के घर हैं ऐसे समझ किराए के घर में रह रहे हैं, आप उसमें महीना रहें, साल रहें, ना रहें,
आप कहीं बाहर चले गए हैं, गाँव चले गए हैं, आप ये नहीं कह सकते महीना हम नहीं थे 15 नहीं देंगे, ये मुस्तकिल आपका है। अब आपने जब तक इसके साथ मुआहदा किया हुआ है ना, आपने इसको हर महीने पैसे देने हैं, आपने यहाँ पे करना है। 1 बिलियन यूनिट्स के पैसे हम दे रहे हैं बगैर यूज किए हर साल। 2036 अरब यूनिट्स के हमारे मुआहदे हैं और 136 अरब समथिंग हम उनसे खरीद के, अगर उनसे ले के सिस्टम में डाल के, उनको पेमेंट कितनी की हो रही है? 236 अरब रुपए की हो रही है, सारी यूनिट्स की हो रही है। तो लिहाजा वो इस वक्त कई इस वक्त पावर प्लांट्स बंद पड़े हुए हैं, उनको भी पेमेंट हो रही है जो नहीं चल रहे हैं। तो उसका उन्होंने जवाब दिया राशिद अंगडाल साहब ने, उन्होंने कहा जनाब अगर हम उनको चलाएं, हमने खुद कहा है तुम बंद रहो, हम तुम्हें पैसे देते रहेंगे। ये मतलब फकीराना दरवेशाना स्टाइल है। जरा उन लोगों की अब कमाल देखें, इस मुल्क के साथ जो दुश्मनी की है जिसमें ब्यूरोक्रेट्स और रूलिंग एलीट शामिल हैं, ये मुआहदा किया गया है कि तुम्हारा प्लांट बंद रहे ना चले, तुम जितनी कैपेसिटी का लगा रहे हो, मतलब 6000 मेगावाट का लगा रहे हैं जी, मैं एक पावर प्लांट लगा रहा हूँ 6000 मेगावाट दूंगा, मैं बेशक वहां पे 3000 पैदा करूं 2000 करूं, पैसे मुझे 6000 के मिलेंगे। ये जुल्म किया गया है और आपका बंद भी पड़ा रहेगा तो भी हम आपको पैसे दिया। यार कोई खुदा का कोई खौफ होता है? ये मुआहदे हैं, बट देयर इज नो सैनिटी, इस पे तो कोई लॉजिक ही नहीं अप्लाई होता। वजह क्या थी कि ब्यूरोक्रेट्स इसमें खुद शामिल थे, इसमें आपके सियासतदान शामिल थे, इसमें पावरफुल एलीट शामिल थी। इन तमाम लोगों ने इस पे एतराज़ात किसको करने चाहिए थे? 2 लोगों को करने चाहिए इन मुआहदों पे। एक ब्यूरोक्रेट्स को करना चाहिए था जो पावर मिनिस्ट्री में बैठे थे, एनर्जी मिनिस्ट्री में बैठे थे, उनको करने चाहिए था कि सर ये इस मुल्क के खिलाफ है, हमें नहीं चाहिए इतनी बिजली। हम मतलब आप उसे 45,000 उसकी कैपेसिटी कैसे ले रहे हैं? आपको पता है आपकी 25,000 है, चलो 30,000 के कर लो यार, चलो 5,000 के एक्सेस रख लेते, बात ही बढ़ रही है, अभी हमें अगले 5-10 सालों में हमें 30,000 चाहिए होती, आपने 45,000 की लगवा ली, 41-42,000 की, अभी भी 39,000 आप उनको 39,000 के मुआहदे हैं हमारे, हम 25,000 उनसे बिजली ले रहे हैं और पेमेंट कर रहे हैं 39,000 की। इसका क्या सोल्यूशन है? आप भी बात करते हैं जनाब कि आप इनके साथ वो करें, कोई मुआहदे करें, रिवाइज करें, रिवाइज करने जाएंगे, वो कहते हैं हम नहीं मानते, आप कहते हैं हम टर्मिनेट करते हैं। आपने इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स ने, इन्हीं हुक्मरानों ने जिनके प्लांट हैं, इन्होंने आर्बिट्रेशन कहाँ की रखी हुई है? लंदन की रखी हुई है। आप वहां पे जो बिलियंस ऑफ डॉलर के जुर्माने करवा लेंगे, देखें इन्होंने मुआहदे किए। पहला एतराज करना चाहिए था आपको, यहाँ पर वापडा को करना चाहिए था, एनर्जी मिनिस्ट्री को करना चाहिए था, प्लानिंग को करना चाहिए था, फिर कैबिनेट को वहां पर रजिस्ट करना चाहिए था कि ये मुआहदे उठा के बाहर फेंक दो भाई साहब, इससे बेहतर हम नहीं कर सकते। फिर आपके वजीर आजम को एतराज करना चाहिए था। वजीर आजम, वजीर, ब्यूरोक्रेट्स खुद ये सारे बेनिफिशियरी थे। हम गंदम मंगवाते हैं क्लासेस साहब, हमारे पास अपनी गंदम की फसल का टाइम होता है, हम कैपेसिटी हमारी, हमें कंजम्पशन इतनी नहीं होती, कैपेसिटी ज्यादा के लगाते हैं। सिंपल अल्फाज, ब्रेक के बाद सिंपल अल्फाज में समझाए, नहीं तो बहुत कुछ वहां बताने को भी बताऊंगा। इसाक डार साहब वाला रहेगा 480 बिलियन वाला, वो भी मैं पढ़ी थी। मोहम्मद अली की रिपोर्ट पे अवैस लगारी साहब ने सवालात उठा दिए, मतलब उसको उन्होंने वो किया है थोड़ा सा कि भाई उस साइड पे हम ना जाएं, और उस पे क्वेश्चन जो आपने कहा ना कि फिक्स किया इमरान खान के रेट में, उसमें भी सवालात उठा दिए कि गलत किया गया था, इमरान खान साहब के दौर में ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसकी उन्होंने और रीजनिंग दी। चलिए ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं, इसको डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, आप इस मीटिंग का अहवाल बता रहे थे, बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रही थी हमारी। अब ये देखें इतनी सारी डिटेल्स हैं इसमें, पूरी ये सारी पढ़ी है जो इसमें पढ़ने वाली है, मैंने इमरान ने इकट्ठे किया, बहुत सारा कुछ कहने का। मैं इसको थोड़ा सिंपल अल्फाज में कहता हूँ। जैसे वहाँ पे इशू बना है ना बांग्लादेश में, ये मेरा रिकॉर्ड आई होप के मैं गलत साबित हूँ, वहाँ पे कोटा सिस्टम मसला बना है ना, लिख के रख लें, इस मुल्क में जब भी खुदा ना खासा कोई प्रॉब्लम हुआ ना, ये आपके पावर प्लांट से IPPs की वजह से आएंगे और बड़े जल्द आएंगे। जो आज मैंने सुना है वहाँ पे गुफ्तगू मैंने सुनी है, इनके पास कोई सलूशन नहीं है। आपको बिजली मजीद महंगी होती जाएगी, जितना मतलब सोलर का कहा है 6000 मेगावाट का सोलर पैनल इंपोर्ट हुए एक साल में, एक साल में। मतलब यह है कि आप जो 25,000 आप इस वक्त दे रहे हैं बिजली, ये 20,000 पे आ जाएगी, 19 पे, लोग इससे भी कम हो जाएगी और होती जाएगी। लेकिन आपने IPPs को तो पैसे पूरे देने हैं, तो लिहाजा जो बिजली यूज कर रहे हैं इस ये सिस्टम के, आप मैं दीगर लोग जिन्होंने सोलर नहीं लगवाया हुआ, उनके रेट बढ़ते जाएंगे, बिकॉज यू हैव टू पे देम, आप उनको देनी है। फिर यहाँ पे आपने जो मुआहदे किए हैं उनसे भाग नहीं सकते। और मोस्टली मेरी इनसे रूलिंग लीड से जो 48-50 पाकिस्तानी हैं कि भाई साहब इस ये ऊँट को अब जिंदा रहने देंगे तो खाते रहेंगे, आप इसका दम वो करने वाले हैं, इसको आप ज़िबा कर रहे हैं इस ऊँट पूरे को, ज़्यादा कैपेसिटी लोग नहीं दे सकेंगे। बिजली आपकी जितनी मतलब 60 रुपये अभी हो रही है, ये बढ़ेगी रेट अभी,
लोग 60 रुपए पे रो रहे हैं, आप अभी यहाँ 80-100 रुपए का प्लान बना के बैठे हुए हैं, डॉलर का रेट बढ़ गया, फलां बढ़ गया अपनी जगह पे। आपको जो उस वक्त मतलब आपको सोचना चाहिए था, हमारा ब्यूरोक्रेट और हमारे रूलिंग लीड, क्योंकि खुद इसमें शामिल बैठे थे ये, इन्होंने फ्रंट मैनों के जरिए, ऑफशोर कंपनी के जरिए, फॉरेन इन्वेस्टर को आगे रख के पीछे ये लोग, मोस्टली ये लोग बैठे हुए थे। अब कर्जों को जो हम पैसे दे रहे हैं, आपको 50% से ज्यादा कर्जों में वापस जा रहा है। $8 बिलियन का जो लोन दिखा रहे हैं। सब सोलर में भी अपने इंटरेस्ट है, सोलर की तरफ भी लोगों को इनकरेज कर रहे हैं, वो एक और आपने फिर एक और करना पड़ेगा, ये सोलर पर चली जाएगी कौन, जो चले जाना चाहिए। फिर आप हर साल बजट रखेंगे 300 बिलियन, 400 अरब, 3000 बल्कि, सॉरी मैं गलत कह रहा हूँ, आप इनको फिर ये तरक्याती फंड्स के अलावा आपने बिजली के बिलों का एक फंड, अभी इन्होंने 300-400 बिलियन रुपए का तरक्याती फंड खत्म करके आईपीपीएस को पैसे दिए इन्होंने। आपको फिर हर साल बजट रखना पड़ेगा, पीएसडीपी का जैसे रखते हैं ना थोड़ा मोड़ा, या डिफेंस का रखते हैं, एजुकेशन का रखते हैं, आपको इनका आईपीपीएस का एक बजट रखना पड़ेगा, क्योंकि बिजली तो इस्तेमाल लोग नहीं करेंगे, कम करेंगे, पैसे तो आपने देने हैं और आपकी जेब में डालें। सो जो भत्ता जो है ना, ये भत्ता हर साल भत्ते के लिए 3-4 हजार अरब आपको रखना पड़ेगा, वो कहां से आएगा? अगर बिजली के रेट तो एक हाथ पर जाके खत्म हो जाएंगे। इस रेट में बिजली हुकूमत, हमारा मुआशरा नहीं चल सकता। और जो ब्रीफिंग आज मैंने सुनी है, इनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। इंपॉर्टेंट डिस्कशन करें, लेकिन कुछ भी नहीं है और मैं बड़ा परेशान होकर वापस आया हूं वहां से। जो बातें आप बता रहे हैं वो यकीनन परेशान कोई सॉल्यूशन नहीं है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।